गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को और अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छी आपकी तैयारी कराऊँ। आप जुड़े रहिए और मेरे साथ अभी हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। अभी जो आपका पाठ चल रहा है भारत में जो राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार से विकसित हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे हम। और आप लोगों को इसमें दो क्वेश्चंस भी मैं कराने का प्रयास करूंगा कि इसी दौरान आपको एक दो प्रैक्टिस भी मैं करा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो पढ़ रहे थे कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसके क्या क्या कारण मौजूद रहे। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य था वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, जिसके कारण से लोगों में एक गुस्सा भी पनपा कि भाई जो हमारे ऊपर जो यहाँ पर शासन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों ने हमारे जो आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य थे उनके जो क्षेत्र थे उनमें काफी सारा ऐसे बदलाव कर दिए थे जिससे लोगों का शोषण हो रहा था। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके कारण से बहुत व्यापक गुस्सा भी हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं उसको लेकर के। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था। तो इसी दौरान हम देखेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण से लोगों में क्या था, गुस्सा था। 1914 की ही हम बात करें तो यहाँ पर एक 1914 में भारत में एक घटना हुई थी, कामा मारू घाटा। कामा मारू घाटा एक ऐसा था कि जो कोलकाता से एक जहाज गया था कामा मारू घाटा। ये गया था गुरदीप, एक व्यक्ति था गुरदीप सिंह सरदार था। ये जा रहा था कनाडा जा रहा था। तो कनाडा क्यों जा रहा था? कनाडा ये इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये गिरमिटिया जो मजदूर थे, इनको गिरमिटिया मजदूर उनको लेके जाना था। इनको गिरमिटिया मजदूर होते हैं कि जो छोटे छोटे काम करते हैं और मजदूरी करने के लिए जो बाहर जाते थे उन्हें पहले इस नाम से पुकारा जाता था कि ये गिरमिटिया मजदूर थे। तो 1914 में ये लोग यहाँ से गए, लेकिन वहां से कनाडा सरकार ने इनको वापस ही भेज दिया था। लगभग 376 आदमी थे ये। तो इन्होंने देखा कि भाई ये हमें क्यों भगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कनाडा जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा है और हमें ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया है कि भाई आप लोग यहाँ नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के आप लोग आए हैं, आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बढ़ने देंगे कनाडा में। तो एक तो ये घटना थी, इसको लेकर के भी लोगों में क्या था, गुस्सा था। दूसरी चीज, बहुत बड़ी घटना हुई भारत के अंदर 1914 में जब भारत में यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन ने भारत को जो है विश्व युद्ध में शामिल मान लिया था। किसकी तरफ से मान लिया था कि भाई ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शासन कर रही है, तो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है, तो ब्रिटिश सरकार जब मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रही है तो भारत भी उनका एक अंग है और भारत भी इस ब्रिटिश शासन के साथ इसमें शामिल हो रहा है। तो भारत की यहाँ पर आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हुई, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान देखिए आप, जो उपभोक्ता सामग्री बनती हैं, आप देखते हैं उपभोक्ता सामग्रियों का निर्माण होता है। तो ये जब युद्ध होता है ना, तो इन सामग्रियों के स्थान पर युद्ध सामग्री बनने शुरू हो जाती है। युद्ध सामग्री हो गई। अब जब युद्ध सामग्री बनेगी तो इनकी कमी हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि युद्ध सामग्री जब बनेगी तो युद्ध के लिए जो आवश्यक जो कच्चा माल होता है उसका क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। और इससे कोई उत्पादन इससे जो उत्पादन हो रहा है तो इससे कोई पूंजी तो इकट्ठी होती नहीं, पूंजी का निर्माण नहीं होता है। होता क्या है कि ये युद्ध में गए सामग्री, जैसे आप देखेंगे जैसे बारूद है, बारूद आपने युद्ध के लिए भेज दिया तो वहां जला और समाप्त हो गया। तो ये चीजें ऐसी है कि इनसे जो पूंजी का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो है उपभोग कह लो या फिर समाप्य सामग्री है। तो इससे किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं हुआ और ना ही इससे
रोजगार का निर्माण होता है। रोजगार का भी निर्माण नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट कहाँ जाता है, ये युद्ध में जाता है, सेना के पास जाता है। तो बीच के जो मीडिएटर्स है, जैसे अगर मान ले जाए उपभोक्ता सामान आएंगे तो थोक विक्रेता के पास आएंगे, फिर रिटेलर के पास आएंगे, फिर उसके बाद जनता के पास जाएंगे, जनता इनका उपभोग करेगी तो अपना जीवन यापन है वो प्रारंभ कर सकती है। तो लेकिन यहाँ क्या होता है कि युद्ध में जब सामान जाएगा तो तुरंत उसको समाप्त मान लिया जाता है, समाप्त हो भी जाता है, समाप्त मान भी लिया जाता है। अब यहाँ एक चीज देखिएगा, जब युद्ध में सामान जाएगा तो ये समाप्त हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे युद्ध रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा और ना ही इसे पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्जा, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, युद्ध कर्जे के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी चीज है कि जब इसमें इतना सारा पैसा व्यय होगा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, ना तो पूंजी का निर्माण हो रहा है ना रोजगार का निर्माण हो रहा है, तो खर्चा इसमें ज्यादा हो रहा है। तो कितने हमें क्या लेना पड़ रहा है, एक तो कर्जा लेना पड़ रहा है, फिर दूसरी चीज व्यय हो रहा है, तो दोनों एक साथ काम चल रहे हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि खर्चे को पूरा करने के लिए और कर्जे को उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है रास्ते, या तो हम कर्जे को उतारने के लिए किसी दूसरे से कर्जा लें, ज्यादा कर्जा लें तो हम उसको दे दिया जाए, एक तो ये रास्ता है। एक ये रास्ता होता है कि खर्चे को उतारने के लिए हमें हम क्या लगा दें, टैक्स लगा दें। टैक्स हम लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाया भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार ने, एक तो लगा दिया आयकर, आयकर लगा दी, उस समय ही प्रारंभ किया गया, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं वर्तमान में। एक सीमा शुल्क लगा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया उस समय। सीमा शुल्क किस किस पे बढ़ाया गया, आयात और निर्यात पर बढ़ा दिया गया, आयात और निर्यात पर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आयात निर्यात पे बढ़ाने के साथ साथ सीमा शुल्क आयात निर्यात पे बढ़ा दिया गया, और जो उपभोग की वस्तुएं थी उन पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लोगों के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया गया था उसका आम जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा था। जब आयात निर्यात पर टैक्स लगा दिया जाएगा, उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया जाएगा, आयकर टैक्स लगा दिया जाएगा, तो ये जो है ना टैक्स, इनके कारण से जो महंगाई है ना, अब आप एक चीज बताइए, जब आपकी सारी वस्तुओं पे टैक्स लग जाएगा तो वस्तु का रेट सस्ता होगा या बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है महंगा होगा ना, या वस्तु बढ़ जाएगी, वस्तु का जो मूल्य वो बढ़ जाएगा। जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो आप उसका जो मूल्य है ज्यादा चुकाएंगे, तो इसी जो आप जो बढ़े हुए मूल्य को दे रहे हैं तो इसे कहते हैं महंगाई। क्या कहते हैं इसे, महंगाई। और यही कहलाती है मुद्रास्फीति। जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, हम मुद्रास्फीति कहेंगे। तो अब भाई साहब एक चीज यहाँ आती है सामने क्या आती है कि जब महंगाई हो जाएगी, और महंगाई एक तरफ तो लोगों के पास रोजगार नहीं, और ऊपर से क्या हो रही है, महंगाई भी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो जीवन स्तर है वो बड़ा दयनीय हो जाएगा। अब इसी दौरान एक घटना और होती है कि उस समय मानसून जो था वो बड़ा कमजोर रहा, मानसून नहीं आया। मानसून नहीं आने के कारण से जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें उत्पादन नहीं हुआ, मतलब फसल नहीं हुई। फसल जब नहीं हुई तो जो हमारे पास अनाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो इस दौरान अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो अकाल के साथ साथ एक चीज और आ गई, अकाल के साथ साथ एक महामारी आ गई, प्लेग। अब बताइएगा भाई, पहली बात तो अकाल के मार रहे हैं लोग, अकाल से मर रहे हैं, दूसरी चीज है कि प्लेग से मर रहे हैं। तो इतना नुकसान हुआ इसमें कि 1921 की जो जनगणना थी वो बताती है कि 1911 से लेकर के 1921 तक लगभग 120 से
30 लाख लोग कम हुए थे। मतलब ये है कि 1,20,00,000 लोगों की संख्या में कमी आई थी इस दौरान। दूसरी समस्या क्या थी कि जब ये समस्याएं थी तो जो सरकार है, सरकार को क्या देना चाहिए? सहायता देनी चाहिए भाई, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो सरकार का खर्चा तो कहां बढ़ रहा है? युद्ध वे में बढ़ रहा है। तो यहां पर जो कल्याणकारी कार्य थे वो नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, कल्याणकारी कार्य नहीं कर पा रही थी, इसलिए लोगों में रोष भी था। अब एक और चीज यहां पर हुई क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जबरन भर्ती किया जा रहा था सेना में, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध जब चल रहा है तो इस दौरान सेना की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो सरकार थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से नौजवानों को जबरन भर्ती कर रही थी, सेना में जबरन भर्ती कर रही थी। अब इसी दौरान आप एक चीज और देखेंगे कि गांधी जी ने भी इनका सहयोग किया था। गांधी जी ने उस समय जो गांव के जो लोग थे उनको समझाने का काफी प्रयास किया था कि भाई देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के हित के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है, तो आप लोग क्या है, सेना में भर्ती होइए। तो इसीलिए 1916 के अंदर इनको सर्जेंट नाम से पुकारा जाता था। गांधी जी को किस नाम से पुकारा जाता था? या यूं कहा जाए सेना का सर्जेंट कहते थे, मतलब एक तरह से बिचौलिया या दलाल कहते थे। इसी बात से खुश होकर के गांधी जी को केसरी ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद एक उपाधि होती है जो गांधी जी को 1916 या यूं कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब गांधी जी ने अंग्रेजों का जो साथ दिया था उससे खुश होकर के अंग्रेजों ने क्या दी थी? गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा गुस्सा हो रहा है। एक तो नौजवानों को भर्ती करना, दूसरी चीज अकाल पड़ना, भुखमरी पड़ना, महामारी फैलना, लोगों का मरना, फिर आप देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हो गए। लोगों को लग रहा है कि ये जो सरकार है वो हमारे हित में कभी भी काम नहीं कर सकती। अब एक चीज यहां पर और आती है, जब लोगों को लगा कि भाई ये सरकार जो है ठीक नहीं है और ये विदेशी जो सरकार है ये हमारे लिए कभी भी काम नहीं कर सकती, तो इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध में लोगों को एकजुट करना प्रारंभ किया, या यूं कहा जाए कि लोग एकजुट होने लगे। तो इसी भावना को जब विदेशी शासन के प्रति, किसके प्रति? विदेशी शासन के प्रति जो जनता है, वो जो जहां की स्थानीय जनता है, स्थानीय जनता शोषण के खिलाफ लड़े। शोषण के, क्योंकि आपको पता है कि शोषण कौन कर रहा है? शासन और ब्रिटिश सरकार कर शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो शोषित लोग हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होंगे। एकजुट जब होंगे तो इनमें भावना कौन सी आएगी? सामूहिकता की भावना आएगी, सामूहिकता की भावना आएगी। दूसरी चीज है कि विदेशी शासन है ये, तो विदेशी शासन है तो इनमें एक भावना पैदा और होगी कि हमारे राष्ट्र के लिए ये लोग ठीक नहीं कर रहे, तो राष्ट्र की भावना का भी विकास होता है। कितनी भावना? एक तो सामूहिकता की भावना होती है और दूसरी राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, और इसी को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र जो घटना थी, गांधी जी भी इससे बड़े दुखी हुए कि जब सरकार का हम लोग इतना साथ दे रहे हैं, भारतीय लोगों ने, देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता भी दी थी अंग्रेजों को कि भाई आप लोग लड़ रहे हो तो हम आपको सहायता दे रहे हैं। तो 10 करोड़ रुपए जो है आर्थिक सहायता भी भारतीय लोगों ने पहुंचाई थी ब्रिटेन को, लेकिन वो इससे खुश नहीं हुए। भारतीय लोग जो थे
चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में रह करके भारतीय स्थितियों को सुधारे, लेकिन इन्होंने और ज्यादा बिगाड़ी। पहले तो गांधी जी भी कहते थे, पहले गांधी जी भी इनको क्या मानते थे, न्यायप्रिय मानते थे, न्यायप्रिय मानते थे, और भारतीय सभ्यता के विकास के लिए इन्हें वरदान भी मानते थे। पर यहां पर गांधी जी का जो ये भाव था ना, ये बदल गया। 1919 में हुआ क्या, अप्रैल माह के अंदर इन्होंने एक रॉलेट एक्ट पारित किया। एक सिडनी रॉलेट नाम से एक व्यक्ति था, सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक अध्यादेश पारित किया, एक्ट या अधिनियम लेके आए कि भाई जो भी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों में एक भावना पैदा हो रही है। अगर आप बात करें ना इसमें इकट्ठा होने की बात में, चलो एक चीज और आपको बता देता हूँ, आपके जो सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। देखिए, इस समय फिरोज शाह मेहता और आपके जो है फिरोज शाह मेहता के साथ साथ जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो भी उनका भी निधन हो गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन हो गया था। तो ये दोनों जो थे वो नरम दल के नेता थे, और गरम दल के जो नेता थे उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के थे। तो इनका जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में जो है एक अंबिका चंद मजूमदार है, उनकी अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता बनाया गया अंबिका चंद्र मजूमदार। इनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ और तिलक ने इसमें प्रस्ताव रखा कि भाई क्यों ना दोनों को एक ही कर दिया जाए। तो इसमें कांग्रेस या यूं कहा जाए कि कांग्रेस एक हो गई थी। तो जब कांग्रेस एक हुई तो ब्रिटिश सरकार को भी चिंता हुई। दूसरी चीज और हुई थी यहाँ पर कि यहाँ पर लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें जो मुस्लिम लीग पार्टी थी और कांग्रेस थी, उन दोनों में भी समझौता हुआ। तो इसे हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी जो है एक हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो धर्म थे वो दोनों अलग थे, वो दोनों एक हो गए। दूसरी विचारधारा के आधार पर जो विभाजित थी पार्टी वो भी एक हो गए। तो इनको डर लगने लगा। एक चीज और बता देता हूं आपको, यहाँ पर तिलक ने एक आंदोलन चला रखा था, होम रूल आंदोलन। फिर इसके साथ साथ ही एक और चलाया था महाराष्ट्र के अलावा, जो है एनी बेसेंट ने क्या चलाया था, यही होम रूल आंदोलन चलाया था। तो होम रूल आंदोलन चलाया तो इन लोगों को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि भाई अपन को जो है स्वराज किस प्रकार से लेना है, स्वशासन किस प्रकार से लेना है। तो यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो है भारत में एक राष्ट्रीय क्रांति हो रही है या राष्ट्रवाद की भावना का उभार हो रहा है। तो अंग्रेजों को इस बात की चिंता हुई कि भाई ये जो उभार हो रहा है इसको किस तरीके से दबाया जाए। तो दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाए और वो एक्ट था रॉलेट एक्ट। क्या था, रॉलेट एक्ट था। अब रॉलेट एक्ट क्या था, ये एक तरह से ये था कि जो भी राष्ट्रवादी जो क्रांतियां हैं उनमें सम्मिलित होगा, या फिर सरकार की नजर में कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य करेगा या फिर ऐसे कार्य करेगा जिससे कि लग रहा है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसे पकड़ सकती है वो।
गिरफ्तार कर सकती है उसे, और गिरफ्तार करके बिना बताए उसे 2 साल तक जेल में रख सकती है उसे। कितने दिन रख सकती है? 2 साल तक जेल रख सकती है उसको बिना बताए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसका क्या बताया जाता है? कारण बताया जाता है कि भाई मैं आपको इसलिए पकड़ रहा हूं। दूसरी चीज है कि उससे वकील से मिलने की छूट होती है, फिर उससे क्या है, अपील करने की भी छूट होती है कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। तो ये चीजें जो है छूट होती, लेकिन इसको ये किसी भी प्रकार से छूट नहीं थी। ना तो वकील करने की छूट थी, ना अपील करने की छूट थी, और ना ही दलील करने की छूट थी। तो किसी प्रकार से नो वकील, नो अपील और नो दलील की जो ये थी, तो इसी को ही क्या कहा जाने लगा? काला कानून। क्या कहने लगे इसको? कानून। तो गांधी जी ने बड़ा अफसोस जताया इस चीज को कि भाई देखिए, हम लोगों ने आपका साथ दिया है और आप लोग बड़ा हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, आप लोग तो हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आप लोग तो इस तरह से हमारे साथ नहीं कर सकते। गांधी जी जब आए थे तो गांधी जी को लग रहा था कि ये तो न्यायप्रिय हैं, लेकिन इनके विचार अब यहाँ से बदल गए। बदलने स्वाभाविक थे, क्योंकि भारतीय लोगों को बिना बताए, बिना कारण बताए आप पकड़ रहे हो। तो ये ठीक नहीं लगा गांधी जी को। गांधी जी ने इसीलिए एक सत्याग्रह चला दिया। क्या चला दिया? सत्याग्रह चला दिया कि भाई सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह इसका नाम दिया गया, रोलेट सत्याग्रह दिया गया। तो ये गांधी जी ने चलाया। इससे पहले गांधी जी ने एक दो चीजें और थी जो क्षेत्रीय स्तर पर चलाई थी सत्याग्रह से संबंधित। जैसे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको मैंने बताया था अभी, लखनऊ अधिवेशन का अधिवेशन, इसमें भाग लेने के लिए गांधी जी गए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था रामचंद्र शुक्ल, या सॉरी राजकुमार शुक्ल, राजकुमार, ये बिहार से थे भाई लोग, बिहारी बाबू थे ये। गांधी जी का बड़ा नाम सुना था राजकुमार जी ने। तो गांधी जी को बोला बोला वकील साहब, बोला क्या बात है? पीछे पीछे बैठ गए गांधी जी, भी सुन रहे थे सबको, क्योंकि नए नए आए थे 15 में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए, तो सबसे पीछे पीछे आराम से बैठे थे। पर राजकुमार शुक्ला ने देखा, अच्छा गांधी जी बैठे हुए हैं पीछे, तो इनको पता था कि अफ्रीका के अंदर इन्होंने क्या दिया है, नस्ल भेद जो, या यूं कहा जाए रंग भेद जो नीति थी गवर्नमेंट की, उसके विरुद्ध में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था वहां पर अफ्रीका में। वो भी बड़ा सफल रहा था, तो काफी नाम सुन रखा था गांधी जी का। तो अच्छा गांधी जी पीछे बैठे हुए हैं, तो राजकुमार शुक्ल ने देखा, चुपचाप वहां गए, बैठ गए गांधी जी के पास में, ऐसे ऐसे बैठ जाते ना, पाछे पीछे बैठ जाते। पीछे बैठने के बाद में बोले, गांधी जी? बोला हाँ बोलो। बोला मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। अच्छा बोलो, क्या 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 नाम सुना है? बोला आप है ना सत्याग्रह बहुत अच्छा चलाते हैं। बोला वो तो मैं चलाता ही हूँ, अच्छी बात है। बोला आप हमारे देश, हमारे क्षेत्र में चलिए। बोला क्या हो रहा है तेरे क्षेत्र में? बोला साहब वहां तो बहुत बड़ी घटना हो रही है। बोला ऐसा क्या हो रहा है? तो गांधी जी ने कहा कि बोला चलो ठीक है, आप यदि बता रहे हैं मुझे कि इस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार की वहां पर घटनाएं हो रही है, तो मैं आपके साथ चलता हूं। तो गांधी जी 2016 के अंदर बिहार में गए। बिहार में गए और बिहार में जाने के बाद में इन्होंने देखा कि जो चंपारण क्षेत्र है, चंपारण जो क्षेत्र है, वहां पर एक अंग्रेजों ने एक व्यवस्था चला रखी थी, तिनकटिया, तिनकटिया प्रथा। इसका मतलब क्या था तिनकटिया प्रणाली? कि 3/20, यानी कि 20 हिस्सों में, जैसे 20 बिस्वा जो होता है ना, एक बीघा कितने का होता है? 20 बिस्वे का होता है। इस 20 बिस्वे के तीसरे हिस्से में, यानी कि कहा जाए कि यह 20 बीघा है, तो उसके तीसरे हिस्से में आपको क्या लगानी पड़ेगी? नील की खेती लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। तो इन्होंने खूब खेती कर रहे थे ये लोग। लेकिन इसके बाद में क्या था कि खेती, जो जब नील की खेती की जाती है ना, तो एक तो ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां पर जो है उर्वर भूमि होती है, या फिर यूं कहा जाए कि जो जिस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी होती है, नई मिट्टी आ जाती है, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसमें लगाया जाता है। तो यहाँ के जो लोग थे ना, वो नील की खेती करते थे।
और इसका व्यापार यूरोप में किया जाता था। तो इससे अंग्रेज काफ़ी मुनाफे में रहते थे। तो हुआ क्या था कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो उनकी जो भूमि थी वो बंजर होती जा रही थी। तो वहाँ के लोग थे वो सोच रहे थे कि भाई हम अब नील की खेती ना करें। एक तो ये विरोध था। दूसरी चीज़, जब उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का भाई हम खेती नहीं करेंगे, तो इनको जो है पहले ही कर्जा दे रखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने हमारा कर्जा नहीं उतारा या फिर आपने नील की खेती नहीं की तो आप पे क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस जुर्माने को भी बड़े दमनकारी तरीके से वसूला जा रहा था लोगों से। तो इस चीज का जो है वहां के लोग विरोध कर रहे थे। एक तो तिनकटिया प्रणाली का विरोध कर रहे थे और जबरन जो जुर्माना वसूला जा रहा था उसका भी विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने जाकर देखा कि भाई इस प्रकार की यहाँ पर प्रणाली चल रही है, बहुत बेकार है। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया। अब सत्याग्रह अभी बताऊंगा क्या है सत्याग्रह। फिर एक चीज और देखी, गांधी जी पूरे देश में घूम रहे थे। शुरू में गए थे गोखले जी के पास में गए, गोखले जी मैं भी राजनीति में आना चाह रहा हूँ। बोला आ जाओ। बोला पहले भारत को जानो। 1 साल तक पूरे देश में भ्रमण किया गांधी जी ने। गांधी जी गए गुजरात में, देखा गुजरात में क्योंकि उसका गृह क्षेत्र है, तो गृह राज्य है, वहां जाके देखा तो वहां के जो किसान थे वो भी बड़े परेशान थे। जो खेड़ा क्षेत्र है, गांधी जी के गांव के पास में खेड़ा क्षेत्र है, तो वहां जाके देखा लोगों को कि यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बोला भाई लोग क्यों कर रहे हो आप लोग आंदोलन? तो गांधी जी ने जब पूछा उनसे क्यों कर रहे, तो वहां सरदार पटेल जी भी थे, इंदुलाल याग्निक भी थे, शंकरलाल बैंकर जी भी थे और महादेव देसाई भी जो थे वो सारे वहां मौजूद थे। तो उन्होंने कहा गांधी जी बात ये है कि एक तो यहाँ पर अकाल पड़ गया है, दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है फसल पूरी चौपट हो चुकी है और प्लेग भी चल रहा है, प्लेग महामारी भी चल रही है। तो लोगों के पास जो है ना चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब क्या करें? बोला नहीं है चुकाने के लिए तो बंद करो। बोला बंद करेंगे तो ये लोग हमें पीटेंगे, हमारी जो जमीन है उसको छीन लेंगे। बोला कैसे कर लेंगे? अभी चलो हम हड़ताल करते हैं। बोला मेरे पास एक मंत्र है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोला कौन सा? सत्याग्रह का ध्यान रखना पड़ेगा। बोला ये क्या होता है? बोला आज पहली बार हम नाम सुन रहे हैं सत्याग्रह का, क्या होता है? बोला आप सुन रहे हो ना? बोला यही बहुत है, आप लिए सुन रहे हो तो, लेकिन आपको मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा। सभी लोगों ने हाँ भर दी। भाई ठीक है, गांधी जी आ गए, गांधी बाबा की जय होने लगी। गांधी जी को कभी राजनेता नहीं माना लोगों ने, गांधी बाबा माना। गांधी बाबा ने अगर कह दिया तो बिल्कुल पार। तो गांधी बाबा की जय होने लगी। तो यहां पर खेड़ा में भी 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया। क्या कारण था? एक तो फसल खराब होना और महामारी, प्लेग महामारी, कारण जो लोगों को पास जो उनका लगान था वो उसको चुका नहीं पा रहे थे। तो लगान जो है उसकी जबरन जो वसूली थी उसको रोकना था और फसल जो लगान था उसको माफ करवाना था। तो इस प्रकार की जो है गांधी जी ने यहाँ पर भी एक सत्याग्रह चलाया। फिर इसके बाद में हमने एक चीज और देखी, यहाँ पर जब इनका ये सफल हुआ, ये भी सफल रहा। गांधी जी ने यहाँ के जो किसान थे उनके जो है ऋण माफ करवा दिए। अब हुआ क्या इसके बाद में? वहां जाके देखा अहमदाबाद में, जो सूती मिल फैक्ट्री थी, यहाँ पर लोग काम करते थे, मजदूर काम करते थे। तो यहाँ लग रहा था कि भाई जो प्लेग महामारी है उनको क्या दिया जा रहा था? बोनस दिया जा रहा था। भाई बीमारी चल रही है तो बीमारी में क्या है, अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है, अतिरिक्त लाभ दिया जाता है कि भाई आप लोग है ना अपना इलाज करा लीजिए, अगर कोई समस्या आ रही है तो। मजदूरों को ही मिल रहा था। तो 1918 के अंदर क्या कर दिया, प्लेग जो है जो बोनस दिया जा रहा था उसको बंद कर दिया सूती मिल ने। यहाँ का जो सूती मिल का जो मालिक था ना, अंबालाल साराभाई, इसकी एक बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बहन, जो गांधी जी की शिष्य थी या गांधी जी की जो है सत्याग्रह की अनुयायी थी।
तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारी मांग को जायज ठहराने के लिए हड़ताल करता हूँ। बोला हड़ताल भी मैं करूंगा, तो वो कौन सी करूंगा? सत्याग्रह वाली। तो यहां पर भी सत्याग्रह चलाया था। तो गांधी जी ने क्या कहा? अंबालाल साराभाई को कहा कि भाई आप ऐसा करिए, इनका जो फ्लैग बोनस है उसको दे दीजिए। इन्होंने कहा मैंने कह तो दिया इनको 20% दे दूंगा। बोला ना 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 ना, 20% तो बहुत कम होता है, मैं आया हूं तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा। बोला कितना बढ़ा दे? बोला अब बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो बोला आप है ना 50% बढ़ा दो। बोला 50% तो बहुत ज्यादा होते हैं गांधी जी। बोला तो हम हड़ताल करेंगे। तो इन्होंने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया। तो अनुसुईया बहन जो है अंबालाल साराभाई की बहन थी और गांधी जी की अनुयायी थी। तो इन्होंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, मैं आप लोगों के बीच में बात करा देती हूँ। बोला बात क्या है? बोला 35% दे दीजिए। तो 35% जो है इनको प्लेग महामारी का बोनस दिया गया था। तो ये लगभग जो थे गांधी जी के जो आंदोलन थे, लगभग सत्याग्रह सफल होते जा रहे थे। तो इससे भी जो है वो डरी हुई थी। तो इस डर से भी उन्होंने क्या किया? रोलेट एक्ट वहां पर लेके आ गए। रोलेट एक्ट जब वहां लेके आए तो इसका विरोध देश भर में हुआ। एक्ट 1919, इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। लोगों ने जगह जगह हड़तालें शुरू कर दी। तो इन हड़तालों के कारण से सरकार ने दमन करना प्रारंभ कर दिया। भाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप हड़ताल, आपको तो हम चाहेंगे जैसे करेंगे ना। वो तो उनके ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि निरंकुश शासन था, क्योंकि ना तो वहां पर कोई मतदान होता था और ना ही कोई परीक्षा से वो आते थे। तो वो तो वहां से उतारे गए एक तरह से व्यक्ति थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो भारत सरकार या भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने बेरहमी से लोगों को पीटना शुरू किया। तो ये देखिए, फिर इन्होंने क्या किया? जो गांधी जी था इसके दिल्ली में बैन लगा दिया कि भाई आप दिल्ली नहीं जाओगे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया? 6 अप्रैल को हड़ताल होनी थी पूरे देश में। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई तो लोगों ने क्या किया? हड़ताल शुरू कर दिया। रेल बंद हो गई, आपके डाकघर बंद हो गए, आपके बहुत सारी चीजें बंद हो गई। तो 10 अप्रैल को लगभग बड़े स्तर पर हंगामा हुआ। तो यहां पर सरकार ने भी काफी शक्ति बरती। तो यहां पर लगा दिया, पंजाब में तो लगा दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब था सैनिक कानून। कोई भी व्यक्ति जो है 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही आंदोलन कर सकते हैं और ना ही हड़ताल कर सकते हैं वो। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया और यहां पर मार्शल लॉ का एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, जनरल डायर। इसको नियुक्त कर दिया यहाँ का कमिश्नर। अब यहाँ क्या हुआ कि गांधी जी को दिल्ली में बढ़ने से रोक दिया गया और पंजाब में एक तो डॉक्टर सतपाल और एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। और डॉक्टर सतपाल को, जो स्थानीय नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब गिरफ्तार किया तो इन लोगों ने काफी विरोध किया। यहाँ के लोग स्थानीय थे, पंजाब के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने काफी विरोध किया। और 13 अप्रैल को यहां पर एक अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। इस दिन यहां पर लोग जो है एक वैसाखी मेला होता है यहाँ पर, जो सरदार मनाते हैं। वैसाखी मेला हर साल मनाते थे। वैसाखी मेला वहां गए और जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया कि भाई जो आपने ये कानून बनाया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है, ये बहुत गलत किया है। तो नारेबाजी हो गए। तो जनरल डायर यहाँ आए और ताबड़तोड़ जलियांवाला बाग में खूब गोलियां बरसाई।
सेना के द्वारा। तो लगभग यहाँ पर 1000 लोग मारे गए थे। वैसे जो है वो गवर्नमेंट या यूँ कहा ब्रिटिश सरकार जो दिखा रही थी लगभग 389 के आसपास दिखा रही थी, लेकिन जबकि इससे बहुत ज़्यादा थे। 1000 की संख्या जो है कांग्रेस बताती है या फिर उस समय के जो अखबार थे वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इस घटना से पूरा देश अचंभित हो गया कि यार इतनी बड़ी घटना हो गई और ये क्या कर दिया ब्रिटिश सरकार। हम तो इसको न्यायप्रिय मानते थे। ये तो भारत सरकार या भारतीय जनता तो अंग्रेजों का समर्थन कर रही है, प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किया, आर्थिक सहायता भी दी है, और हमारे यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं हम उसको लेकर के भी चुप हैं, सहन कर रहे हैं। अब हमसे सहन नहीं होगा। जगह जगह आंदोलन हुए, रैलियां हुई, जुलूस निकाले गए, सरकारी जो दफ्तर थे उनको तोड़ा गया, उनको जलाया गया। तो इस घटना से गांधी जी भी बड़े दुखी हुए। गांधी जी ने जो सत्याग्रह चला रखा था, रोलेट सत्याग्रह, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई गांधी जी कह रहे हैं कि भाई देख मैं हिंसा पसंद नहीं करता, आप सब कुछ पसंद कर सकते हो लेकिन मैं हिंसा पसंद नहीं करूंगा। हिंसा पर आधारित मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी लूंगा तो वह लक्ष्य मेरे लिए उतना ही दुखदायी होगा जितना मेरे लिए हिंसा दुखदायी है। तो मैं इस पर आधारित किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं करूंगा। तो इसलिए गांधी जी ने क्या कर दिया, जो सत्याग्रह था उसको समाप्त कर दिया। अब एक ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन ने कहा कि ये तो जो जनरल डायर ने किया है वो तो गलत नहीं है, वो तो सही है। उस स्थिति को देखते हुए वहाँ पर सही है वो घटना है, और उसको जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने, वहाँ की जो सरकार है उसने तो उनको शेर की उपाधि और दे दी कि जनरल डायर तो जो ब्रिटिश शासन है उसका तो शेर है। तो इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि बोला ये तो निर्लज्ज जैसी बातें हैं, ये तो जो ये लीपापोती हो रही है ना, ये तो बिल्कुल निर्लज्ज जैसी है। तो कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया और कांग्रेस ने पाया कि इसमें जनरल डायर दोषी है, ब्रिटिश सरकार इसमें दोषी है और तुरंत उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, और राष्ट्रवाद से प्रेरित जो घटनाएं हैं उनको दबाने के लिए कांग्रेस भी सरकार भी बड़े स्तर पर दमनकारी कानून भी लेके आ रही है और निर्मम लोगों की पिटाई भी कर रही है। तो इस तरीके से हमने देखा। आज का थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, कल इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।